नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन जीके स्टडी चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू क्विज टेस्ट। आज की इस डीप डाइव में हम जानेंगे कि कैसे समुद्र के नीचे बिछी एक केबल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को रोक सकती है। और कैसे एक सुपर क्रेडिट का जो गणित है ना, वो हमारी सड़कों से प्रदूषण कम कर रहा है। बिल्कुल। और कैसे थाईलैंड में हुई एक नई डायनासोर की खोज इतिहास को फिर से लिख रही है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। आज के हमारे ये जो 10 प्रश्न है ना, ये सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि ये उन घटनाओं की खिड़कियां हैं जो इस साल दुनिया की दिशा तय कर रही हैं। सही कहा। चाहे वो भू राजनीति हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या विज्ञान, इन सवालों के पीछे के क्यों और कैसे को समझना ही इस चर्चा का असली मकसद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खेल की दुनिया से, जहां व्यक्तिगत कौशल अक्सर वैश्विक कूटनीति से टकराता है। प्रश्न संख्या 1। एलेना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता। वो किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? विकल्प ए बेलारूस, विकल्प बी यूक्रेन, विकल्प सी पोलैंड, विकल्प डी रोमानिया। सही उत्तर है बी यूक्रेन। व्याख्या। उन्होंने खिताब जीतने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्व नंबर 4 कोको गॉफ को हराया। ये ना मतलब सिर्फ एक मैच का नतीजा नहीं लगता। यहाँ यूक्रेन का प्रतिनिधित्व होना और फिर फाइनल में दुनिया की नंबर 4 खिलाड़ी को हराना, दोनों ही बातें काफी बड़ी हैं। बिल्कुल बड़ी हैं। लेकिन मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी होती है कि क्या एक खिलाड़ी की जीत से सच में किसी देश के हालात या उसकी वैश्विक छवि पर कोई बड़ा असर पड़ता है? असर पड़ता है, और इसे हम कूटनीति की भाषा में सॉफ्ट पावर कहते हैं। अच्छा। हाँ, जब किसी देश के नागरिक वैश्विक मंच पर, विशेषकर इटालियन ओपन जैसे इतने बड़े टूर्नामेंट में इतना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, तो वो उस देश के अदम्य साहस का प्रतीक बन जाता है। सही बात है। कोको गॉफ जैसी उच्च रैंकिंग वाली प्रतिद्वंदी को हराना कोई तुक्का नहीं है। इसके लिए ना एक बेजोड़ मानसिक मजबूती चाहिए होती है। ऐसे समय में जब यूक्रेन लगातार अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में एक संघर्षरत देश के रूप में है, हाँ बिल्कुल, तो स्वितोलिना की यह जीत दुनिया को सीधा ये संदेश देती है कि उनकी खेल प्रतिभा और उनका मनोबल अभी भी अटूट है। मतलब खेल केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि अपना नैरेटिव सेट करने का एक तरीका भी है। चलिए इसी सॉफ्ट पावर के एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू की तरफ चलते हैं, जो संगीत से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 2। बांगरंगा गीत के साथ किस देश ने यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2026 जीता? विकल्प ए स्वीडन, विकल्प बी यूनाइटेड किंगडम, विकल्प सी बुल्गारिया, विकल्प डी स्पेन। पॉज। सही उत्तर है सी बुल्गारिया। व्याख्या। बांगरंगा गीत दारा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए, बुल्गारिया बहुत बड़ा या बहुत प्रभावशाली देश नहीं माना जाता, लेकिन यूरोविजन जैसे मंच पर जीतना, जहां करोड़ों लोग एक साथ इस कार्यक्रम को देख रहे होते हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्या इस तरह के आयोजन सच में सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने में मदद करते हैं? बिना किसी शक के यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट ना दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले गैर खेल आयोजनों में से एक हैं। जैसा कि हमने अभी सॉफ्ट पावर की बात की, बुल्गारिया की ये जीत इसका एक सटीक उदाहरण है। ये जो बांगरंगा गीत है और दारा की प्रस्तुति ने पूरे यूरोप और दुनिया भर के दर्शकों को अपनी ओर खींचा। सही कहा। ऐसी जीत से उस देश के पर्यटन, उनके संगीत उद्योग और उनके सांस्कृतिक पदचिन्ह को रातों रात एक वैश्विक पहचान मिल जाती है। सच में अपनी कला से दुनिया का दिल जीतना किसी भी कूटनीतिक जीत से कम नहीं है। अब कला और संस्कृति की इस जगमगाती दुनिया से हम अचानक समय में काफी पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, लाखों साल पीछे, जहां विज्ञान ने कुछ नया खोजा है। प्रश्न संख्या 3। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया में अब तक खोजे गए सबसे बड़े डायनासोर प्रजाति नागटिटान छयाफुमेंसिस की खोज प्रकाशित की? विकल्प ए थाईलैंड, विकल्प बी कंबोडिया, विकल्प सी वियतनाम, विकल्प डी इंडोनेशिया। पॉज। सही उत्तर है ए थाईलैंड। व्याख्या। ये दक्षिण पूर्व एशिया में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर है। थाईलैंड। आमतौर पर जब हम डायनासोर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अमेरिका, कनाडा या मंगोलिया के जीवाश्म आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो दक्षिण पूर्व एशिया में इतनी बड़ी खोज विज्ञान के लिए क्या मायने रखती है? और नागटिटान छयाफुमेंसिस नाम भी काफी प्रभावशाली है। बिल्कुल। इस खोज का महत्व सिर्फ डायनासोर के आकार में नहीं है, बल्कि उसकी लोकेशन में है। अच्छा, लोकेशन में? हाँ,
लंबे समय से जो जीवाश्म विज्ञानी है ना, उनका ध्यान उत्तरी अमेरिका और चीन के कुछ हिस्सों पर ही केंद्रित था। लेकिन थाईलैंड में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े डायनासोर का मिलना ये साबित करता है कि लाखों साल पहले इस क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र कितना समृद्ध रहा होगा। मतलब वहाँ का पर्यावरण। बिल्कुल, इतने विशाल जीव को जिंदा रहने के लिए भारी मात्रा में वनस्पति और एक स्थिर पर्यावरण की जरूरत होती है। ये खोज इस बात का सीधा संकेत है कि अभी भी पृथ्वी के कई ऐसे हिस्से हैं जिनके भौगोलिक इतिहास को हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। से लौटकर अब हम भविष्य के निर्माण की बात करते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए उसका बुनियादी ढांचा बहुत अहम होता है, लेकिन उसे मापना उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्रश्न संख्या 4, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी द्वारा हाल ही में शुरू किए गए पैमाना PAIMNA फ्रेमवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, ऑटोमोबाइल उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन। विकल्प बी, केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी और एनालिटिक्स। विकल्प सी, केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावों में महिला उम्मीदवारों के लिए मुआवजा योजना। विकल्प डी, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। सही उत्तर है बी, व्याख्या या लागत वृद्धि को रोकने और अड़चनों को जल्दी पहचानने के लिए 11 प्रमुख क्षेत्रों में 116 विशिष्ट संकेतकों को ट्रैक करता है। यानी एक बात समझने वाली है, अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई बड़ा पुल या हाईवे बनना शुरू हुआ, लेकिन 5 साल बाद पता चला कि उसका बजट दोगुना हो गया है। हाँ, ऐसा बहुत होता है। तो क्या अगर मैं इसे आसान भाषा में समझूं, तो ये जो पैमाना फ्रेमवर्क है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्मार्ट वॉच की तरह काम करेगा? स्मार्ट वॉच की तरह। हाँ, मतलब जो हार्ट अटैक यानी प्रोजेक्ट के पूरी तरह रुकने से पहले ही बता देगा कि कोलेस्ट्रॉल यानी लागत बढ़ रहा है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक और बढ़िया उदाहरण है। बिल्कुल ऐसा ही है। पैमाना फ्रेमवर्क का मुख्य लक्ष्य यही रियल टाइम निगरानी है। ध्यान दीजिए, ये 11 प्रमुख क्षेत्रों में 116 विशिष्ट संकेतकों को ट्रैक कर रहा है। 116 संकेतक? ये क्या हो सकते हैं? जैसे जमीन अधिग्रहण में देरी हो गई, या कच्चे माल की कीमतों में उछाल आ गया, या फिर पर्यावरण मंजूरी में लग रहा समय। पहले क्या होता था कि जब प्रोजेक्ट अपनी समय सीमा पार कर लेता था, हाँ, तब जाके समस्या का पता चलता था। बिल्कुल, जिससे करदाताओं के करोड़ों रुपए बर्बाद होते थे, जिसे कॉस्ट एस्केलेशन कहा जाता है। ये फ्रेमवर्क डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके शुरुआती दौर में ही ना लाल झंडी दिखा देगा, ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके। ये डेटा का एक बहुत ही व्यावहारिक उपयोग है। अब डेटा और समय सीमा की निगरानी से आगे बढ़ते हुए आइए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तारीखों पर नजर डालते हैं जो विश्व स्तर पर अपना एक खास संदेश देती हैं। प्रश्न संख्या 5, 18 मई को निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण वैश्विक दिवस मनाया जाता है? विकल्प ए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। विकल्प बी, विश्व रेड क्रॉस दिवस। विकल्प सी, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। विकल्प डी, विश्व हास्य दिवस। पॉज। सही उत्तर है सी, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। व्याख्या, 18 मई को सशस्त्र सेना दिवस, आर्म्ड फोर्सेस डे और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया जाता है। एक ही तारीख, 18 मई, और 3 इतने अलग अलग विषय। एक तरफ संग्रहालय हैं जो हमें हमारे बीते हुए कल से जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ सशस्त्र सेना है जो हमारे आज को सुरक्षित करती है, और फिर एड्स वैक्सीन दिवस जो भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने की याद दिलाता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इन वैश्विक दिवसों को मनाने का कोई ठोस असर होता है? देखिए, ये अलग अलग संस्थाओं द्वारा घोषित दिन होते हैं, इसलिए एक ही तारीख पर कई दिवस आ सकते हैं, लेकिन इन दिवसों का असर बहुत ठोस होता है। अच्छा, कैसे? जैसे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस सिर्फ पुरानी चीजों को देखने के लिए नहीं है। ये एक मौका होता है जब दुनिया भर के संग्रहालय अपनी प्रदर्शनियों को आम जनता के लिए खोलते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए फंड जुटाते हैं। मतलब एक तरह की जागरूकता। हाँ, और उसी तरह एड्स वैक्सीन दिवस सरकारों और शोधकर्ताओं को ये याद दिलाने के लिए है कि एड्स जैसी बीमारी का स्थायी समाधान खोजना अभी भी एक प्राथमिकता होनी चाहिए। ये दिन एक तरह से वैश्विक एजेंडे को हाईलाइट करने का काम करते हैं। तो ये सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं बल्कि प्राथमिकताओं का अनुस्मारक है। अब प्राथमिकताओं की बात चली है तो आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्राथमिकता ऊर्जा और पर्यावरण है। इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न संख्या 6, ग्लोबल रिन्यूएबल्स इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2026 के अनुसार मुख्य ग्रिड लाइनों से हरित ऊर्जा, सौर और पवन को जोड़ने में कौन सा देश विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर है?
विकल्प ए भारत, विकल्प बी अमेरिका, विकल्प सी चीन। विकल्प डी जर्मनी। सही उत्तर है सी चीन। व्याख्या। चीन ग्रिड लाइनों से सौर और पवन ऊर्जा को जोड़ने के मामले में विश्व में सबसे आगे है। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा उलझन है। जब भी पर्यावरण प्रदूषण की बात होती है तो अक्सर चीन का नाम सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। फिर हरित ऊर्जा को जोड़ने में वो नंबर 1 कैसे हो गया? और यहाँ मुख्य ग्रिड लाइनों से जोड़ने का क्या मतलब है? क्या सिर्फ सोलर पैनल लगाना काफी नहीं है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हजारों सोलर पैनल लगा देना ही हरित ऊर्जा की सफलता है, लेकिन असली चुनौती कुछ और है। वो क्या? देखिए, सौर ऊर्जा सिर्फ दिन में बनती है और पवन ऊर्जा तब बनती है जब हवा चलती है। इसे अस्थिरता कहते हैं। अगर आप इस ऊर्जा को सीधे अपने मुख्य पावर ग्रिड में डाल देंगे तो ग्रिड फेल हो सकता है। ओह, अच्छा। चीन ने जो काम किया है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ सोलर पार्क नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने विशाल बैटरी स्टोरेज सिस्टम और बहुत ही उन्नत स्मार्ट ग्रिड बनाए हैं। मतलब ऊर्जा को स्टोर करने का सिस्टम? बिल्कुल। यानी जब सूरज चमक रहा होता है तब वे उस अतिरिक्त ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं और रात को जरूरत पड़ने पर उसे मुख्य ग्रिड में बिना किसी रुकावट के छोड़ते हैं। इसी तकनीक और बुनियादी ढांचे के कारण वे सौर और पवन ऊर्जा को अपने राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल गए हैं। कमाल है। यानी ऊर्जा बनाना एक बात है, लेकिन उसे सही समय पर सही जगह पहुंचाना असली खेल है। बिल्कुल। अब जब बात सही तालमेल और टाइमिंग की आ ही गई है तो आइए सीधे फुटबॉल के मैदान का रुख करते हैं, जहां तालमेल ही सब कुछ होता है। प्रश्न संख्या 7। किस फुटबॉल क्लब ने वेम्बली स्टेडियम में चेल्सी को 1-0 से हराकर 2025-26 FA कप फाइनल जीता? विकल्प ए आर्सेनल, विकल्प बी मैनचेस्टर यूनाइटेड, विकल्प सी लिवरपूल, विकल्प डी मैनचेस्टर सिटी। पाउज। सही उत्तर है डी मैनचेस्टर सिटी। व्याख्या। उन्होंने एंटोनी सेमेनियो के 72वें मिनट के गोल की बदौलत अपना 8वां FA कप खिताब जीता। 1-0 का स्कोर। जब किसी फुटबॉल मैच में इतने बड़े स्तर पर सिर्फ एक गोल का अंतर होता है ना, तो उसका मतलब है कि मैच के हर सेकंड में कितना तनाव रहा होगा। बहुत ज्यादा तनाव होता है ऐसे मैचों में। हाँ, और वो भी 72वें मिनट में एंटोनी सेमेनियो का गोल आना, ये दिखाता है कि धैर्य कितना जरूरी है। बिल्कुल। फुटबॉल में 1-0 की जीत हमेशा रणनीतिक परिपक्वता को दर्शाती है। हाँ। वेम्बली स्टेडियम में चेल्सी जैसी मजबूत रक्षा पंक्ति वाली टीम के खिलाफ 72 मिनट तक बिना कोई गलती किए डटे रहना और फिर एक मौके को गोल में बदल देना, ये बहुत ही उच्च स्तर का खेल है। सही बात है। इसके अलावा ये मैनचेस्टर सिटी का 8वां FA कप खिताब है। किसी भी टूर्नामेंट को एक बार जीतना शायद किस्मत हो सकता है, लेकिन 8 बार उसे जीतना ये साबित करता है कि उस क्लब का बुनियादी ढांचा, उनकी ट्रेनिंग और खिलाड़ियों की निरंतरता कितनी बेहतरीन है। निरंतरता और एक मजबूत ढांचा, यही किसी भी व्यवस्था को सफल बनाता है। जैसे फुटबॉल में एक मजबूत टीम चाहिए, वैसे ही हमारी डिजिटल दुनिया को एक मजबूत संचार नेटवर्क चाहिए। और यही हमारा अगला विषय है। प्रश्न संख्या 8। 2026 में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई का आधिकारिक विषय थीम क्या है? विकल्प ए डिजिटल लाइफलाइंस, एक कनेक्टेड दुनिया में लचीलापन मजबूत करना। विकल्प बी विश्व स्तर पर असंबद्ध लोगों को जोड़ना। विकल्प सी भविष्य के लिए ब्रॉडबैंड हाईवे। विकल्प डी ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी। सही उत्तर है ए। व्याख्या। ये थीम इंटरनेट केबल्स को साइबर हमलों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने पर केंद्रित है। यहाँ मैं थोड़ा आपको टोकना चाहूंगा। जी कहिए। आज के समय में हम लगातार 5G, 6G और स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट की बात कर रहे हैं। सब कुछ वायरलेस होता जा रहा है। सही कहा। फिर भी इस साल का विषय समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को साइबर हमलों और आपदाओं से बचाने पर क्यों केंद्रित है? क्या हम सैटेलाइट्स पर निर्भर नहीं हो रहे हैं? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि क्लाउड सच में हवा में है। सच्चाई ये है कि आज भी दुनिया भर का 95% से ज़्यादा इंटरनेट डेटा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, शेयर बाजार और देशों के बीच का संचार शामिल है, वो समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए ही सफ़र करता है। अच्छा, 95% से ज़्यादा? हाँ, सैटेलाइट इंटरनेट अच्छा है, लेकिन उसकी एक सीमा है। वो इतने विशाल डेटा को इतनी तेज़ गति से
मतलब कम विलंबता या लो लेटेंसी के साथ ट्रांसफर नहीं कर सकता जितना ये केबल्स करती हैं। समझ गया। इसलिए इस साल का विषय डिजिटल लाइफलाइंस और लचीलेपन पर है। सोचिए, अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे पानी के भीतर भूकंप आ जाए या किसी जानबूझकर किए गए हमले से कोई अहम केबल कट जाए तो क्या होगा? तो शायद सब ठप हो जाएगा। बिल्कुल, किसी देश की पूरी बैंकिंग व्यवस्था या अर्थव्यवस्था कुछ ही सेकंड में ठप हो सकती है। इसलिए इन केबल्स की भौतिक सुरक्षा आज की सबसे बड़ी जरूरत है। बाप रे, यानी हमारा पूरा वायरलेस जीवन असल में समुद्र के तल में पड़े कुछ तारों पर टिका है। ये बहुत ही डरावना और दिलचस्प तथ्य है। अब जब हम सुरक्षा और बचाव की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए हमारी वास्तविक दुनिया और पर्यावरण को बचाने की नीतियों पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9। भारत में CAFE3 मानदंडों के तहत सुपर क्रेडिट योजना का प्राथमिक डिजाइन क्या है? विकल्प ए, पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को हटाने के लिए सब्सिडी देना। विकल्प बी, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को कम ब्याज वाले ऋण देना। विकल्प सी, वाहन निर्माताओं को भेड़े व्यापी उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए स्वच्छ वाहनों के लिए मल्टीप्लायर अर्जित करने की अनुमति देना। विकल्प डी, अंतर्राष्ट्रीय EV निर्माताओं को टैक्स हॉलिडे देना। सही उत्तर है सी। व्याख्या: यह एक बाजार आधारित तंत्र है जो निर्माताओं को सख्त CO2 उत्सर्जन लक्ष्यों का पालन करने में मदद करने के लिए उच्च दक्षता वाले वाहनों जैसे बैटरी EV की बिक्री को अधिक महत्व देता है। रेट या पर्यावरण नीति की बात करते हैं तो दिमाग में यही आता है कि सरकार आम लोगों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर छूट दे रही है। लेकिन विकल्प सी तो पूरी तरह से वाहन निर्माताओं के बारे में है। अगर कोई कंपनी एक EV बेचती है तो इसका क्या गणित होता है? आइए इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। कैफे मानदंड जो होते हैं ना, हाँ। वो कंपनियों पर लागू होते हैं, उपभोक्ताओं पर नहीं। ठीक है। सरकार किसी कार कंपनी से कहती है कि देखिए, इस साल आप जितनी भी कारें बेचेंगे उन सब का औसत कार्बन उत्सर्जन एक निश्चित सीमा से कम होना चाहिए। हम एक लिमिट तय कर दी। बिल्कुल। अब कंपनी पेट्रोल और डीजल की बड़ी गाड़ियां भी बेच रही है जो बहुत प्रदूषण करती हैं। उस औसत को कम कैसे किया जाए? यहीं सुपर क्रेडिट और मल्टीप्लायर काम आता है। अच्छा। अगर वो कंपनी एक पूरी तरह से स्वच्छ कार बेचती है जैसे बैटरी EV, तो सरकार उसे सिर्फ एक कार नहीं मानती। मल्टीप्लायर के तहत उसे कागजों पर 2 या 3 स्वच्छ कारों के बराबर गिना जाता है। ओह, तो इससे उनका एवरेज सुधर जाता है। एकदम सही पकड़ा। इससे उस कंपनी का कुल औसत उत्सर्जन अचानक काफी कम दिखने लगता है और वे सरकार के सख्त नियमों का पालन कर पाते हैं। ये कंपनियों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे खुद ज्यादा से ज्यादा EV बनाएं और बेचें ताकि वे अपने पेट्रोल कारों के उत्सर्जन की भरपाई कर सकें। क्या बात है! ये तो कंपनियों के मुनाफे और पर्यावरण की रक्षा दोनों को एक ही धागे में पिरोने का एक शानदार तरीका है। नियमों का पालन भी और तकनीक का विकास भी। बिल्कुल। अब पर्यावरण की इस नीति से आगे बढ़ते हुए आइए उस पारिस्थितिकी तंत्र की ओर चलते हैं जिसे संरक्षित करना हमारे भविष्य के लिए सबसे जरूरी है। प्रश्न संख्या 10। जैविक विविधता अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित भवसागर रेफरल सेंटर मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? विकल्प ए, गहरे समुद्र में खनन के लिए वाणिज्यिक लाइसेंस प्रदान करना। विकल्प बी, गहरे समुद्र के समुद्री जीवन का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। विकल्प सी, अरब सागर में प्रवाल विरंजन की निगरानी। विकल्प डी, समुद्रयान मिशन के लिए स्वायत्त सबमर्सिबल विकसित करना। सही उत्तर है बी। व्याख्या: यह समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र CMLRE का एक विशेष केंद्र है जो भारत के समुद्री बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के लिए आवश्यक नमूनों और आनुवांशिक डेटा का विशाल संग्रह रखता है। भवसागर रेफरल सेंटर, विकल्प सी में प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग का जिक्र था, जहां प्रदूषण या गर्मी के कारण मूंगे की चट्टानें सफेद होकर मरने लगती हैं। लेकिन ये केंद्र उससे कहीं ज्यादा व्यापक काम कर रहा है। जी हाँ, बहुत व्यापक। गहरे समुद्र के जीवन का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। हमें गहरे समुद्र में जाकर इस तरह का आनुवांशिक डेटा जमा करने की क्या जरूरत है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि गहरे समुद्र का जीवन पृथ्वी पर सबसे कम खोजा गया क्षेत्र है, शायद अंतरिक्ष से भी कम। अंतरिक्ष से भी कम? बिल्कुल। इस राष्ट्रीय भंडार को स्थापित करने का मुख्य कारण ये है कि हम नहीं जानते कि समुद्र की गहराइयों में ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव, मछलियां या वनस्पतियां मौजूद हैं। इन जीवों के आनुवांशिक डेटा
यानी डीएनए को सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कल को अगर किसी लाइलाज बीमारी की दवा खोजनी हो या प्रदूषण को खत्म करने वाले किसी नए बैक्टीरिया की जरूरत हो, तो वो हमें वहां मिल सकता है। बिल्कुल, वो समाधान हमें इसी डेटाबेस से मिल सकता है। इसे बायोप्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। इसलिए ये केंद्र सिर्फ जीवों को गिनने का काम नहीं कर रहा, बल्कि ये भारत के भविष्य की वैज्ञानिक और चिकित्सीय संपदा को एक तिजोरी में सुरक्षित रख रहा है। ये एक बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु है। आज हमने टेनिस कोर्ट से लेकर संगीत के मंच तक, थाईलैंड के डायनासोर से लेकर चीन के ऊर्जा ग्रिड तक और इंटरनेट के तारों से लेकर गहरे समुद्र की तिजोरी तक का सफर तय किया। जी बिल्कुल। हर सवाल हमें सिर्फ एक तथ्य नहीं, बल्कि हमारे दुनिया के काम करने का एक नया नजरिया दे रहा था। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले आइए जरा इस बारे में सोचें, उस गहरे समुद्र की जैव विविधता के बारे में, जिसके आनुवंशिक डेटा को भवसागर रेफरल सेंटर में आज इतनी मेहनत से सहेजा जा रहा है। शायद आने वाले कल के ऐसे चिकित्सा या पर्यावरणीय समाधानों की चाबी वहीं छिपी है जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो अंधेरा और गहरा समुंदर हमारे ग्रह के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सोच से कहीं ज्यादा अहम है। धन्यवाद। ऐसे ही और MCQ क्विज के लिए जुड़े रहिए ऑनलाइन जीके स्टडी के साथ।